हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। एक बार क्विकली लास्ट वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम इस वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे और ये समझेंगे कि सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं और चलते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, इससे पहले हम ये समझते हैं कि सारे कंपोनेंट्स चलते कैसे हैं। चलते कैसे हैं इस काइंड ऑफ ए इनकरेक्ट वर्ड और इसका सही टेक्निकल टर्म है डिप्लॉयमेंट या डिप्लॉय करना। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करने के लिए नीड होती है कंप्यूटर्स की। ऐसे कंप्यूटर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में सर्वर बोलते हैं। सारे कंपोनेंट्स कभी भी एक सर्वर पे डिप्लॉय नहीं होंगे या हम कर ही नहीं सकते। हर एक कंपोनेंट अपने एक अलग सर्वर पे डिप्लॉय होता है। हर एक कंपोनेंट एक सर्वर पे भी डिप्लॉय हो सकता है और मल्टीपल सर्वर्स पे भी डिप्लॉय हो सकता है। अगर हमारी ऐप में ट्रैफिक ज़्यादा है और एक सर्वर से ट्रैफिक हैंडल नहीं हो पा रहा है तो मैं मल्टीपल सर्वर्स पे भी अपने कंपोनेंट्स डिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे कि स्कूल अटेंडेंस वाली ऐप में अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैं मल्टीपल सर्वर्स पे भी डाटाबेस डिप्लॉय कर सकता हूँ। इस तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का एक अलग से सर्वर क्लस्टर बन जाता है। डिप्लॉयमेंट के लिए सर्वर दो तरीके से अवेलेबल होते हैं। एक तो है बेयर मेटल यानी कि रॉ मशीन जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप, और दूसरे तरीके में हम एक बड़े फिजिकल सर्वर को छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स में ब्रेक कर देते हैं। हर एक वर्चुअल मशीन एक अलग सर्वर की तरह बिहेव करती है विद देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क एंड नेटवर्किंग। दूसरा तरीका इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट पॉपुलर। कहने को तो मैं एक वेब एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अपने लैपटॉप पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, पर यह बहुत ही इमैच्योर तरीका है और ऐसा कोई नहीं करता। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि घर में लाइट चली गई और लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, या फिर इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया, या फिर कुछ और। इस तरह से डिप्लॉय करने में रिलायबिलिटी नहीं होती जो एक वेब एप्लीकेशंस को चाहिए होती है। वेब एप्लीकेशंस को जनरली डाटा सेंटर्स में डिप्लॉय किया जाता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं किसी डाटा सेंटर में अपने फिजिकल सर्वर्स रेंट कर लूँ और उस पर सारी प्रोसेस खुद ही करूँ, जैसे कि वर्चुअल मशीन सेट करना एंड सो ऑन। और दूसरे तरीके में मैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर से ऑन डिमांड अपने नीड के अकॉर्डिंग सर्वर्स रेंट कर सकता हूँ। अगर आज मुझे 10 सर्वर की नीड है तो मैं सिर्फ 10 सर्वर के ही पैसे दूंगा, और अगर कल मुझे सिर्फ 8 सर्वर चाहिए तो मैं 8 सर्वर के ही पैसे दूंगा। एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से इन दोनों तरीकों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है सिर्फ ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से। पहले केस में आपको अपनी एक टीम मेंटेन करनी होगी जो उन फिजिकल सर्वर्स को मैनेज करेगी। दूसरे केस में आपको कोई टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं फॉर ए फ़ी। AWS एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो 1 साल तक अपने सर्विसेज का फ्री ट्रायल देता है और उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। AWS पे आपको वर्चुअल मशीन्स मिल जाती है, रिलेशनल डेटाबेसेस मिल जाते हैं, NoSQL डेटाबेसेस, सर्च, इलास्टिक सर्च, हडूप, स्पार्क, काफका एंड सो ऑन। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस को क्लाउड पे रन करती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लाउड प्रोवाइडर से हमें अपना एक वर्चुअल स्पेस मिलता है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स अपनी अपनी स्पेस में चल रहे होते हैं। एक स्कूल अटेंडेंस वाली ऐप में एक स्पेस में हमारे प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स चल रहे होंगे जो यूज़र एक्शंस को प्रोसेस करेंगे। एक स्पेस में हमारे डाटाबेसेस चल रहे होंगे, एक स्पेस में हमारे कैशिंग वाले कंपोनेंट्स चल रहे होंगे एंड सो ऑन। इस चैनल पे सीखने के लिए हम भी अपनी एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको AWS पे डिप्लॉय करेंगे। अभी हमारी वेब एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसमें जो आखिरी सवाल बचा है वो ये है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। सारे कंपोनेंट्स आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट तो हम सब ने सुना ही है और उसको डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। असल में इंटरनेट का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हैं, और इस तरीके से इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कोई भी कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। डिजिटल डाटा मतलब कि कुछ भी, जैसे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस, फ़ोटोज़, इमेजेस, या फिर ये वीडियो का जो डाटा अभी स्ट्रीम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है डिजिटल डाटा। ये डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, फिर इसको ओवर द वायर ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
और फिर दूसरे एंड पे इसका रिवर्स प्रोसेस होता है और डाटा को डिकोड किया जाता है। ये सारी प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है और इसमें सारा रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मतलब है। डिजिटल लेवल पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी कंप्यूटर का एड्रेस पता होना चाहिए। किसी भी नेटवर्क पे हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस एक नेटवर्क पे किसी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है, पर एक टाइम में एक कंप्यूटर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती है तो हमें एप्लीकेशंस को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एप्लीकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोर्ट नंबर का यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यूज़ करके कोई एक प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम से कनेक्ट कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। नेटवर्किंग को यूज़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा तो पहुंच गया, पर उस डाटा का मतलब क्या है और कैसे प्रोसेस करते हैं इसका नेटवर्किंग से या ओएस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रोल आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, और जब हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को किसी कंप्यूटर पे रन करते हैं तो वो बन जाते हैं प्रोग्राम्स। यहीं पे है सारा खेल, यही है सॉफ्टवेयर की दुनिया। जैसे हम ह्यूमंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है। इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या शॉर्ट में एपीआई भी बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बात करने का तरीका। हमारी जो स्कूल अटेंडेंस वाली ऐप है उसके अंदर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डाटाबेसेस है, कैशिंग सॉल्यूशंस हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जब रन हो रहे होंगे तो इनके प्रोग्राम्स रन हो रहे होंगे और एक प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम से आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। फ्रंट एंड बैक एंड को अलग तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करता है, वही बैक एंड डाटाबेस को अलग तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करता है। बैकएंड कोई एक तो है नहीं, इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब कंपोनेंट्स भी आपस में एपीआईज़ के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरीके से सारे कंपोनेंट्स अपने अपने एपीआईज़ के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सब सीखने वाले हैं और एक एप्लीकेशन भी कोड करेंगे। हर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पैराडाइम भी बोलते हैं। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पैराडाइम का मतलब ये है कि किसी एक कंपोनेंट ने रिक्वेस्ट किया और दूसरे कंपोनेंट ने उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स दिया। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का फॉर्मेट किसी कंपोनेंट के एपीआईज़ के थ्रू डिफाइन होता है। ये फाइनल पीस तैयार होने के बाद हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बन गया है वेब एप्लीकेशन का, कि वेब एप्लीकेशन अंदर से कैसे काम करती है। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक करते हुए जाओ। अब इतना लंबा वीडियो देखा है तो कुछ तो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक कर दो। अगले वीडियो में हम अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करेंगे। इसमें आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एन्जॉय लाइफ। बाय।